नमस्कार पढ़न्तुओं, आप सभी का स्वागत करता हूं वानिकी का एक और लेक्चर लेकर के। मैं जीके साहू द पढ़न्तु क्लासेस की यूट्यूब चैनल में हाजिर हूं। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था फॉरेस्ट सॉइल, लेक्चर नंबर 14 में। आज लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, जिसमें फॉरेस्ट सॉइल यानी कि वन मृदा के बारे में हम लोगों ने लास्ट जो क्लासेस है, लास्ट जो लेक्चर है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वन मृदा की, उसको हमने देखा, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से रॉक से कैसे सॉइल फॉर्मेशन होता है, मृदा का निर्माण होता है, और फिर मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने बात की थी। आज की जो क्लास है इसमें मेनली हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। वन मृदा के इस दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि मृदा के कौन कौन से गुण होते हैं, सॉइल प्रॉपर्टीज, जिसमें मेनली 3 प्रकार हैं। हम उसके भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे, हम उसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे, और उसके जैविक गुणों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसका वर्गीकरण देखेंगे मृदा का, जिसमें एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो अलग अलग सॉइल की क्लासेस हैं, ऑर्डर्स हैं, उसकी क्या एक अद्वितीय कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वहां से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ओके, नंबर 3 जो है वो है आपका जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स होते हैं, ठीक है, जैविक भू रासायनिक चक्र है ना, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें 3 साइकिल्स हम लोगों को पढ़ना है। हमको पढ़ना है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और फास्फोरस चक्र। ओके, तो ये वन मृदा में आज के इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके भौतिक गुणों से। ठीक है, देखिए कि जो भी खनिज या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स और मिनरल्स किसी भी मिट्टी में, है ना, क्योंकि हमने जैसा लास्ट क्लास में पढ़ा, क्या हुआ, रॉक फॉर्मेशन जो होता है, जो चट्टान होती है, वो चट्टान दरअसल खनिज का एक मास होता है, एक मैटर होता है। ठीक है, तो वही जो खनिज और कार्बनिक पदार्थों से जो चट्टान है, वो चट्टान बहुत सालों में धीरे धीरे उसमें अपर्दन, अपक्षय होते हुए, वेदरिंग होते हुए वो क्या होता है, मिट्टी के रूप में परिवर्तित होता है। क्लियर है? तो मिट्टी के जितने भी गुण हैं, वो सारे गुण डिपेंड करते हैं उसमें कौन से खनिज हैं, कौन से ऑर्गेनिक मैटर्स, कार्बनिक पदार्थ उसमें मौजूद हैं। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणों में उसके रंगों के बारे में। देखिए, भौतिक गुण मतलब क्या, वो चीजें जो हमको सीधे विजिबल होती हैं। क्लियर है? वो सारी उसमें भौतिक गुणों में आएंगी, भौतिक दशाओं में आएंगी। ठीक है, तो मृदा का रंग जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा मिनरल और कौन सा ऑर्गेनिक मैटर उस मिट्टी में है। जैसे यदि बात की जाए कि मिनरल्स के बारे में यदि बात करें, तो जैसे कि यहां पर 3 अलग अलग चीजें हैं, ऑक्साइड्स जो होते हैं अलग अलग। सेस्ट्री ऑक्साइड जो है उससे आपका रेड से ब्राउनिश कलर में आपको वो मिट्टी का रंग दिखेगा। ह्यूमस की उपस्थिति में या टाइटेनिक ऑक्साइड की उपस्थिति में मिट्टी का रंग काला हो जाता है। वहीं आयरन ऑक्साइड की कमी की वजह से उसका रंग जो है वो नीला हो जाता है, और लिमोनाइट की वजह से मिट्टी का रंग हमें पीला दिखाई देता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखिएगा कि मिट्टी का पीला रंग किसकी वजह से होता है या किस खनिज की उपस्थिति में होता है, ऐसा क्वेश्चन यहां पर बनेगा। ओके, सो याद रखें, जैसे पीला रंग पूछा तो वो क्या हो जाएगा, लिमोनाइट की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ लिमोनाइट द कलर ऑफ द सॉइल इज येलो। क्लियर है? ओके, वैसे ही यदि सामान्य रूप से बात करें तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं या कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में होते हैं, उसकी वजह से मिट्टी का रंग जो है वो गहरा रंग उसमें दिखाई पड़ता है। क्लियर है? ठीक, ओके। देखिए, रंग की बात कर रहे हैं ना, तो ये जनरली क्या है, ये एक विजुअल बोलना चाहिए लाइट होती है। ठीक है, मतलब ये कि सूर्य की रोशनी उस मिट्टी पर पड़ती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर पड़ती है, तो जो हमें दिखाई देता है दैट इज कि विजुअल जो कलर्स होते हैं वो आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है,
अब बात आती है कि निर्धारित कैसे किया जाता है। मिट्टी के रंग को निर्धारित करने के लिए हमारे पास एक चार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम मिन्सल कलर चार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये कलर चार्ट प्रिपेयर किया, बनाया, इसलिए इनके नाम से ये कलर चार्ट का नाम होता है। तो याद रखें, मिट्टी के रंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए हमारे पास एक रंगों का एक क्रम होता है, एक चार्ट होता है, जिसमें 175 रंगों को व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। मिट्टी के करीब 175 आपको व्यवस्थित या अरेंज्ड या सिस्टमेटिक कलर्स आपको उसमें मिलेंगे, कलर चिप्स के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो 175 व्यवस्थित रंग हैं, इसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। क्लियर है? ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा, ये मिट्टी के अलग अलग जितने भी रंग होते हैं मिट्टी में, उसको 3 क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, मेजर ग्रुप्स में। ह्यू जो होता है उसमें दरअसल स्पेक्ट्रल कलर को रखा गया है। स्पेक्ट्रल कलर यानी कि जो वर्ण क्रम के रंग हैं उसको व्यवस्थित किया गया है और वो ह्यू कैटेगरी में आता है। क्लियर है? स्पेक्ट्रम कलर आप जानते ही होंगे, यानी कि आपका जो एक क्रम होता है विबज्योर या बैजानी हपी नाला जिसको हम बोलते हैं, है ना, बैगनी, जामुनी, ठीक है, इस तरीके से बैजानी हपी नाला, ये पूरा जो है मैक्सिमम जो वेवलेंथ है उसके आधार पर लाल रंग। ओके, तो वेवलेंथ के आधार पर, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के आधार पर जो स्पेक्ट्रल कलर हमारे पास है उसको हम ह्यू कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। वैसे ही वैल्यू जो कैटेगरी है उसमें रंगों की, जो मिट्टी के जो रंग है उसकी चमक के आधार पर एक रिलेटिव चमक वहां पर हम देखते हैं, सापेक्ष चमक, क्लियर, लाइटनेस, है ना, और जो स्ट्रांगनेस है कलर की उसके आधार पर उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। फिर तीसरा आता है क्रोमा, जिसमें देखा जाता है उसकी प्योरिटी, रिलेटिव प्योरिटी और उसके स्ट्रेंथ के आधार पर उसको क्रोमा कैटेगरी में बांटा गया है। क्लियर है? अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया ये, ठीक। तो इस तरीके से भौतिक रूप से मृदा के रंगों को आप क्या करते हो, व्यवस्थित करते हो या पहचानते हो उसके रंग को, या तो उसके वर्णक्रम के आधार पर, या तो उसके लाइटनेस या चमक के आधार पर, या फिर उसकी प्योरिटी के आधार पर। उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक। दूसरा जो भौतिक गुण आता है वो है टेक्सचर, द टेक्सचर ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की बनावट। ओके, तो मिट्टी की बनावट बहुत सिंपल, क्या उस मिट्टी में रेत की मात्रा, गाद की मात्रा और मिट्टी, एक्चुअल मिट्टी कितनी है। क्लियर है? मतलब ये कि आपका सैंड, सिल्ट यानी कि गाद, SILT, सिल्ट, और आपका क्ले, ठीक है, इन तीनों के प्रपोर्शन के आधार पर उसकी बनावट तय होती है। क्लियर? जैसे अगर किसी सॉइल में रेत, गाद और मिट्टी, इन तीनों के प्रोपोर्शन को देखा जाए तो यदि उसमें रेत की मात्रा ज्यादा है, द क्वांटिटी ऑफ सैंड इज मोर, देन दैट सॉइल इज सैंडी सॉइल। क्लियर? तो इस तरीके से इस तीनों के प्रोपोर्शन के आधार पर, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इनके प्रोपोर्शन के आधार पर मिट्टी की बनावट को 12 अलग अलग टेक्सचर्स में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। ओके, 12 क्लासेस ऑफ टेक्सचर्स, जैसे सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल यानी कि जिसमें गाद की मात्रा बहुत ज्यादा, गाद समझते हैं ना, जो पानी बहा करके लेकर के आती है, ठीक है, जो जैसे नदी है, नदी क्या हो रही है, बहते हुए जा रही है कहां तक, आपकी समुद्र तक, ठीक है। तो नदियां क्या होती है, वो नदी का पानी अपने साथ बहुत से अवसाद, बहुत से मिट्टी को बहा करके लेकर के आती है, उसको हम लोग बोलते हैं गाद, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है बात? ओके, ये इस तरीके से। अब देखिए रेतीली, ठीक है, दूसरा लोमी सैंड हो गया यानी कि दोमट बालू, सैंडी लोम तो रेतीली दोमट, सैंडी क्ले रेतीली मिट्टी, सैंडी क्ले लोम यानी कि रेतीली मिट्टी दोमट। क्लियर है? क्ले लोम यानी कि दोमट मिट्टी, सिल्टी हो गया गाद, ठीक, सिल्टी क्ले जिसमें गाद और मिट्टी की मात्रा भी है तो सिल्टी क्ले कहलाएगा, इसमें आपका सैंड आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? फिर आपका सिल्टी क्ले लोम यानी कि गाद दोमट मिट्टी, ठीक है, सिल्टी लोम, गाद दोमट, और लोम यानी कि दोमट, और क्ले ही आपका मिट्टी। क्लियर है? ठीक, देखिए
इन तीनों के प्रपोर्शन के आधार पे इसको अलग अलग टेक्सचर में बांटा गया है ना। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इन तीनों का प्रपोर्शन जो है वो डिसाइड करता है कि उस मिट्टी में कौन से गुण होंगे। क्लियर। जैसे यदि मान लीजिए कि सैंडी सॉइल है, ओके, तो सैंडी सॉइल का यदि आप देखोगे तो इसमें चूंकि रेत की मात्रा ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है सैंड की, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो वो लेस मॉइस्चर कंटेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है। आप चलिए एक काम करिए, एक गमले में आप रेत लीजिए, उसमें आप पानी डालिए, ठीक है, क्या होगा, वो पानी जो है बिल्कुल सीधे क्या हो जाएगा, रिसते हुए बिल्कुल वो नीचे गमले के नीचे से वो निकल जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। तो इसमें लेस मॉइस्चर कंटेंट होगा, जितनी ज्यादा रेतीली होगी मिट्टी तो उतना ही कम मॉइस्चर कंटेंट होगा, क्योंकि उसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है, जल धारण क्षमता जो होती है वो उसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। क्लियर है। तो इस तरीके से उसके गुण डिसाइड हो रहे हैं। ठीक है। वैसे ही जैसे कि आपका क्या हो गया, गाद हो गया। ठीक है। अब गाद क्या होता है, ऑलरेडी उसमें क्या है, बोला चाहिए मॉइस्चर जो कंटेंट है, वो जो वाटर जो कंटेंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, जितनी जरूरत भी नहीं है। क्लियर है बात। और वैसे ही आपका क्ले, ठीक है, तो मेनली यदि एक आइडियल टेक्सचर की बात की जाए तो आइडियल जो टेक्सचर होता है वो होता है लोम, यानी कि दोमट। क्लियर है। दोमट यानी कि जिसमें ऑप्टिमम मात्रा होगी हर चीज की, हर क्वांटिटी की। क्लियर है बात। ओके। उसमें उतनी ही मात्रा होगी जितने की एक प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए सैंडी सॉइल है तो उसमें वो केवल ऐसे ही प्लांट्स ग्रोथ करेंगे जो जनरली जैसे कि बोलना चाहिए शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, है ना, एरिड जो एरियाज होते हैं, वहां पर जिस तरीके से पौधे होते हैं, आप वही पौधे ही क्या कर पाओगे, सैंडी सॉइल में उगा पाओगे। क्लियर है। क्योंकि ये ज्यादा रेतीली है मतलब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो इसमें ऐसा प्लांट होगा जिसको कम मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत ना हो या ज्यादा पानी की जिसको जरूरत ना हो, इस तरीके से। आई बात समझ में? ठीक। तो इन सारी चीजों से टेक्सचर से भी डिसाइड होता है कि किसी मिट्टी में कौन से भौतिक गुण होंगे, कौन से रासायनिक गुण होंगे। क्लियर है बात। ठीक है। याद रखिएगा, आइडियल सॉइल टेक्सचर जो होता है वो आपका क्या होता है, लोम होता है। ठीक है। लोम यानी कि दोमट। ओके। चल, अगला भौतिक गुण आता है स्ट्रक्चर या संरचना। ठीक। संरचना कहने का मतलब है कि मृदा के जो कण हैं, दो पार्टिकल्स हैं, उनकी जो व्यवस्था है, उनका जो अरेंजमेंट है, उसको हम उसकी संरचना कहेंगे। ठीक। तो ये मुख्य रूप से 4 अलग अलग प्रकार हैं मृदा के स्ट्रक्चर के, जिसमें सबसे पहला आता है स्फेरॉइड यानी कि गोलाकार संरचना। ओके। गोलाकार संरचना में क्या होगा कि ये देखिए इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जो मृदा के कण हैं वो क्या है, स्फेरिकल शेप में आपको नजर आ रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है। ओके। अब ये स्फेरॉइड स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये दानेदार होगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होगा, ओके, दानेदार, जिसमें छिद्र नहीं होंगे। ठीक है। उसमें वो पोरस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक। और दूसरा जो है वो आपका छिद्र युक्त हो सकता है। क्लियर। जैसे एक और देख लीजिएगा, सपोज मान लीजिए कि हम लोग यहां पे देखें तो देखिए ये आपका सपोज क्या है, एक दानेदार संरचना दिख रही है। ओके। ये दानेदार संरचना दिख रही है। अब इनके बीच में आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक। वो ये कि आपको यहाँ पे कुछ पोरस एरिया दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, ये आपका गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये छिद्र युक्त भी हो गया। और दानेदार संरचना तो हो सकता है कि जहां पे गैप बिल्कुल भी ना हो, ओके, छिद्र बिल्कुल भी ना हो, तो केवल और केवल वहां पे क्या रहे, कण ही कण रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे मिट्टी के, तो वो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक। ये जो स्फेरॉइड स्ट्रक्चर होता है, इसको कृषि के लिए उपयुक्त माना गया है। ठीक है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका स्फेरॉइड स्ट्रक्चर। ओके। नेक्स्ट आता है प्लेटी स्ट्रक्चर। ओके। प्लेटी स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, जो
मिट्टी के कण हैं वो दरअसल इस तरीके से गोलाकार फॉर्म में ना होकर के ये ऐसा एक प्लेट्स के फॉर्म में होंगे और वन बाय वन, एक लेयर उसके नीचे दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, इस तरीके से लेयर बाय लेयर ये जो है स्ट्रक्चर इसका होता है, बनावट इसकी होती है। क्लियर? तो ये आपका प्लेटी स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके, इसकी एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें जो है एरेजन प्रोसेस बहुत ही पुअर होता है। ठीक है, ये बहुत पुअर होता है एरेजन प्रोसेस। ठीक, मतलब ये कि मिट्टी में वायु का प्रवेश या वहां से वायु का बाहर निकलना ये क्या हो जाता है, बहुत ही पुअर इसमें रहता है। ठीक, तीसरा एक आता है प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, देखो अगर इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग समझते हैं तो प्लेटी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि जो मिट्टी के कण हैं, ठीक है, इसका जो विकास हो रहा है वो इस दिशा में ज्यादा हो रहा है, क्षैतिज दिशा में ज्यादा विकास हो रहा है मिट्टी के कणों का। ठीक, स्फेरॉइड में क्या हो रहा है, स्फेरॉइड में चारों तरफ मिट्टी का विकास हो रहा है, इसलिए गोलाकार शेप में आ पाता है। प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें जो विकास होता है वो वर्टिकली जो है इसका विकास ज्यादा होता है, क्षैतिज जो विकास होता है वो नहीं के बराबर या बहुत कम होता है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिट्टी के कणों का डेवलपमेंट बहुत कम होता है। ठीक है, वो बहुत कम रह जाता है, क्षैतिज यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा होता है। इस तरीके से जो मिट्टी के कण हैं वो एक प्रिज्मेटिक शेप में आ जाते हैं। क्लियर? चौथा आपका आता है ब्लॉकी स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्लॉकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक दरअसल जैसे एक क्यूब होता है, मान लीजिए लाइक दिस, ये क्यूब है। तो ये क्यूब में क्या हो रहा है कि तीन डायरेक्शन में यहां पर क्या हो रहा है, ये दीजिए एक डायरेक्शन हो गया, ये दूसरा डायरेक्शन हो गया, ठीक है, तीसरा डायरेक्शन। तो तीन आयामी यहां पर विकास होता है, 3 डायमेंशनल डेवलपमेंट होता है। तो वैसे ही ये लाइक क्यूब के फॉर्म में या इस तरीके से एक स्ट्रक्चर इसमें बनता है। ठीक, ये ब्लॉकी स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके, इसमें ये आप देखें ब्लॉकी स्ट्रक्चर होने से क्या होता है कि अगर ये गोलाकार फॉर्म में होगा, दानेदार होंगे, ठीक है, तो उसमें वॉइड जो होता है, वॉइड मतलब क्या, जो स्पेस होता है, ये देखिए ये बहुत कम होता है। ओके, पार्टिकल्स के बीच में ये जो स्पेस होता है ये क्या होगा, बहुत कम होगा। ओके, है ना, या इसमें वॉइड्स होंगे। क्लियर? लेकिन ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है जो क्यूब फॉर्म में है, ठीक है, जब जैसे क्यूब फॉर्म में हम मान लीजिए ब्लॉकी स्ट्रक्चर है, तो आप देखो ये एक मिट्टी का कण हो गया, अब इसी में एक और मिट्टी का कण यदि मैं बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस। क्लियर है? ठीक, इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो क्या इसमें आपको गैप्स नजर आ रही हैं अलग अलग मिट्टी के कणों के बीच में? नहीं। क्लियर है? तो ऐसे जो ब्लॉक के स्ट्रक्चर होते हैं वो फुल्ली ब्लॉक्ड है, मतलब ये कि उसमें हवा का प्रवेश जो है बिल्कुल नहीं होगा, पोरोसिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी, वो छिद्र युक्त नहीं होगा। क्लियर है बात? ये आपका ब्लॉक की स्ट्रक्चर कहलाएगा। ओके, अब देखिए, तो ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, संरचना की बात हो गई मिट्टी के कणों की। अब अगले भौतिक गुणों में चलते हैं, तो एक आता है घनत्व, डेंसिटी। क्लियर? तो देखिए डेंसिटी क्या है, डेंसिटी जो है, ओके एक मिनट, देखिए डेंसिटी या घनत्व जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का यूनिट वेट होता है, इकाई भार होती है। ठीक है, क्लियर है? सो द्रव्यमान बटे आयतन ना, तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना उसका मास है, ठीक है, वो उसको डिसाइड करेगा उसका घनत्व। ओके, सो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो इसमें बल्क डेंसिटी होगी या फिर पार्टिकल डेंसिटी। ओके, बल्क डेंसिटी कहने का मतलब क्या है, बल्क डेंसिटी में जैसे ये आप डायग्राम देखिएगा, इसमें क्या होगा, ये आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये जो आपका दिख रहा है ये पोरस एरिया है या गैप एरिया है। क्लियर? ये वाला एरिया सपोज लाइक दिस। ओके, ये गैप एरिया। तो पूरे पर यूनिट वॉल्यूम में जब हम छिद्र के साथ, यानी कि पोर जो आपका फॉर्म है, ठीक, या पोर जो एरिया है, उस पोर एरिया और पार्टिकल को दोनों को जब हम लोग एक साथ उसका डेंसिटी निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, तो वो आपका बल्क डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, छिद्र के साथ।
वहीं पार्टिकल डेंसिटी क्या होगा, तो पार्टिकल डेंसिटी यानी कि पोरस एरिया को आप छोड़ दीजिए, केवल और केवल पार्टिकल का ही आप क्या निकालिए, भार निकालिए, तो वो आपका पार्टिकल डेंसिटी कहलाता है। क्लियर है? ओके। तो अब देखिए यदि पूछा जाए कि बल्क डेंसिटी ज्यादा होगा या पार्टिकल डेंसिटी, तो याद रखिए कि पार्टिकल डेंसिटी जो है वो बल्क डेंसिटी से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है बात? ओके ठीक है। देखिए आप एरिया को मत देखिए, है ना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे यहां पर आप देखें, चलिए यहां पर मैं बना रहा हूं, है ना, देखें ये मान लीजिए ये अलग अलग, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया लाइक दिस, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स हैं और ये आपका क्या है, ये वाइड है, गैप, पोरस एरिया, ठीक है, खाली जगह। तो आपको जो वेट निकालना होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम में निकालना होता है। क्लियर है? टोटल कितना वॉल्यूम उसने घेरा है, उसमें कितना मास है, ठीक है, वो आपका डेंसिटी बोलेंगे उसको, ठीक है। तो एरिया वाइज मत जाइएगा, इसमें पार्टिकल मतलब कि केवल हम इसका लेंगे, इसका वेट लेंगे। क्लियर है? ठीक। और बल्क में क्या होगा, बल्क में हम क्या करेंगे, ये पूरा एक साथ लेंगे, ठीक है। तो भाई ये तो खाली जगह है ना, क्लियर, वो तो वाइड है, उसमें तो हवा भरी है, समझ लीजिए। क्लियर है? खाली जगह है तो ओके। तो इस तरीके से बल्क डेंसिटी हमेशा क्या होगा, कम होगा पार्टिकल डेंसिटी से पर यूनिट वॉल्यूम में, जब हम लोग पर यूनिट मास को हम लोग कंसीडर करेंगे तो। क्लियर है? ओके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी बोलने से संगति, ठीक है, मतलब ये कि जब मिट्टी के कण किसी और कण से संपर्क में आएंगी तो उनमें जो व्यवहार होगा, ठीक है, उनमें जो बिहेवियर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंसी। कहने का मतलब क्या है, ठीक, वो दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक, जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो आकर्षण बल होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वही कंसिस्टेंसी डिसाइड करती है। मतलब ये कि एक होता है कोहेसिव या कोहेजन फोर्स और एक होता है एधेशन फोर्स। क्लियर है? कोहेजन और एधेशन क्या होता है, जब दो समान कणों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो वो कोहेजन कहलाएगा। एधेशन दो असमान कणों के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स होगा तो वो एधेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल एक कैपिलरी एक्शन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, एक नलिका होती है, एक ट्यूब होती है, ठीक है, जिसका एक सिरा बंद है, एक सिरा ओपन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए उसमें पानी भर देते हैं, ठीक है, उस नलिका में हमने क्या कर दिया, ट्यूब में पानी भर दिया, फिर ऊपर के सिरे को यदि हम, अब मान लीजिए कि वो नलिका दोनों तरफ से ओपन है, एक सिरे को यदि हम बंद कर देते हैं अंगूठे की सहायता से, मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये ट्यूब है, अब इसमें पानी भरा है, ठीक है, अब पानी भरा है, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, मान लो, ठीक है। अगर एक साइड से यदि हम इसको बंद कर देते हैं तो क्या पानी गिरता है, क्या नहीं गिरता है, ठीक है। वो क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि अंदर जो पानी भरी है और ये जो नलिका का यानी कि जो ठोस जो पदार्थ है, ठीक है, इसकी जो दीवार है अंदर से, ठीक है, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उस पानी को बाहर निकलने नहीं दे रहा है, ठीक है, क्लियर। और जैसे ही मैं इसको ओपन कर देता हूं तो जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ये जो दोनों नली है वो ओपन हो गई, तो अब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो फुल्ली ओपन हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर वर्क करने लगा, तो उससे ये होगा कि दोनों कणों के बीच यानी कि पानी के पार्टिकल और इसके ट्यूब के पार्टिकल के बीच में, उस ठोस के कण के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो टूट जाएगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा और पानी पूरा बह जाता है, निकल जाता है। ठीक, तो वैसे ही जब मिट्टी पानी के संपर्क में आ रही है तो पानी और मिट्टी के कणों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, तो ये दोनों असमान कण हुए, एक लिक्विड का एक सॉलिड का, तो ये आपका अधेसिव कहलाएगा। क्लियर है बात? ओके। तो अधेसिव फोर्स ज्यादा हुआ मतलब क्या, मतलब ये कि मिट्टी के कण सॉलिड यानी कि मिट्टी के कण में जब हम लोग जैसे पानी डालते हैं तो पानी के कण और मिट्टी के जो कण हैं, ठीक है, वो आपस में जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो पानी वो ज्यादा से ज्यादा समय तक उसमें क्या रहेगी, मिट्टी में रुकी रहेगी। क्लियर है? ठीक, तो एक तरह से एक फोर्स है जो पानी में
क्या हो रहा है, मिट्टी में पानी को रोके रख रहा है। ठीक है, तो वही है आपका क्या, कंसिस्टेंसी। क्लियर है बात, ओके। और वही आपका अधेसिव फोर्स जितना कम होगा तो उतना ही वो पानी या जल धारण क्षमता जो है मिट्टी की वो कम रहेगी। क्लियर है, तो ये अलग अलग क्वालिटी जो है वो डिसाइड कर रही है ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के आधार पे। अब बात करते हैं पोरोसिटी के। क्लियर है, पोरोसिटी मतलब कि जो मिट्टी के कणों के बीच जो वाइड एरिया होता है, ठीक है, VOID, वाइड एरिया, जो गैप होता है, ठीक, वो उसकी पोरोसिटी कहलाती है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि शुष्क हो जाती है मिट्टी, ठीक है, या शुष्क क्षेत्र में है ना, तो मिट्टी सूख जाएगी। सूखती है तो क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है। तो दरार पड़ गई तो मिट्टी के कणों के बीच में क्या हुआ, वो वायु ने अपना स्थान घेर लिया। तो पोरोसिटी मतलब क्या, कि जितना एयर जो है उसने अपना ऑक्यूपाई किया है स्पेस, जितना स्पेस उसने घेरा है वो उसकी पोरोसिटी हो गई। क्लियर है बात, ओके। हाँ, तो ये पोरोसिटी जो है वो दरअसल डिसाइड करता है कि परमिबिलिटी कैसी होगी, एरेजन कैसा होगा। मतलब ये कि जब हम, जैसे कि हम लोग पानी, मिट्टी में पानी डालते हैं तो जो पोरोसिटी की वजह से क्या होगा कि जो एयर पहले उसमें भरी हुई थी पोरोसिटी की वजह से, वो एयर का स्थान कौन ले लेगा, पानी। यानी कि अब अंदर क्या हो जाएगा, अब पानी उसको उसमें भर जाएगा, यानी कि मिट्टी में वो पानी जो है वो आसानी से जब हम उसकी सिंचाई करेंगे तो प्रॉपर सही दिशा में मिट्टी का विकास होगा। ठीक है, लेकिन अगर वाइट्स नहीं है, जैसे जनरली ये वाला देखिए आप, इसमें एरेशन प्रोसेस बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्लेट्स के फॉर्म में है, प्लेट्स के फॉर्म में है तो इसमें एरेशन बहुत कम होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो वैसे ही ये सब डिपेंड करता है किस पर, पोरोसिटी पर। फिर आता है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तापमान बोलने से जो एक बोलना चाहिए कि रिलेटिव जो ठंडकता होती है या गर्माहट होती है मिट्टी की, वो इसका टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक है बात। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो मिट्टी में जो मॉइस्चर कंटेंट होंगे वो क्या होते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे, रिड्यूस होता जाएगा, और वैसे वैसे वो मिट्टी जो है वो क्या होती जाएगी, सूखती जाएगी। क्लियर है, तो तापमान बढ़ने की वजह से मिट्टी सूख गई। मिट्टी सूख गई मतलब मॉइस्चर कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो मॉइस्चर कंटेंट कम हुआ तो वो जो प्लांट है वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, जिसको ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, जिसको ज्यादा पानी चाहिए। क्लियर है, तो वैसे में वो जो शुष्क मिट्टी है उसमें जिस तरह के पौधे उगते हैं केवल वही पौधे उसमें उगाए जा सकेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से बहुत सारी जो चीजें हैं वो वहां पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, आ जाती हैं। मॉइस्चर बोलने से क्या, मॉइस्चर मतलब कि वही वाटर कंटेंट। ठीक है, ओके, जो नमी जो मिट्टी में होती है दैट इज मॉइस्चर कंटेंट। ओके, तो ये भी डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि जितनी ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगी मिट्टी में तो उसके हिसाब से जो जड़ हैं वो विकास करेंगे। जड़ों का विकास होगा तो जड़ जो है वो क्या करेंगी, मिट्टी से ये मॉइस्चर ले करके फिर पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाएंगी। क्लियर है, और फिर पौधों का, प्लांट का ग्रोथ होगा। ओके, तो ये सारा जो चीज हमने देखा भौतिक गुणों में आएगा। रंग हो गया, टेक्सचर यानी कि बनावट हो गई, संरचना हो गई, फिर आपका उसका घनत्व हो गया, कंसिस्टेंसी यानी कि संगति हो गई, किसी और पार्टिकल के साथ कैसे वो व्यवहार करेगा, पोरोसिटी हो गई यानी कि छिद्र जो उसकी संरचना है, टेम्परेचर या तापमान हो गया, और उसका मॉइस्चर यानी कि नमी या आर्द्रता। ठीक है, ये सब भौतिक गुणों में आता है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं रासायनिक गुणों की। तो मिट्टी के रासायनिक गुणों में प्रमुख रूप से 5 चीजें हैं। एक तो सॉइल रिएक्शन, मृदा की प्रतिक्रिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज विद्युत चालकता, तीसरा है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धन आयन विनिमय क्षमता, तीसरा है एन आयन विनिमय क्षमता, और पांचवा है आपका बेस सैचुरेशन या क्षारीय संतृप्ति। क्लियर। देखिए, मृदा का जो रिएक्शन है उसका कहने का मतलब उसकी अम्लीयता या क्षारीयता से है। ठीक है, यानी कि वो हाइड्रोजन आयन से किस तरीके से रिएक्ट करता है वो उसकी एसिडिटी यानी कि अम्लीयता की वैल्यू को बताएगा, और हाइड्रोक्सिल आयन से जो वो रिएक्शन कर रहा है दैट इज उसकी एल्कलिनिटी या फिर उसकी क्षारीयता। ओके, तो ये मृदा की प्रतिक्रिया हो गई। नंबर 2 है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता यानी कि मिट्टी में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हम उसकी बात कर रहे हैं।
जो डिपेंड करता है किस पर, कि उस मिट्टी में सोल्यूबल सॉल्ट की मात्रा कितनी है। ठीक है, मिट्टी में घुलनशील लवण की उपस्थिति जो है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, विद्युत की चालकता को दर्शाता है। यानी कि जितनी ज्यादा उसमें सोल्यूबल सॉल्ट की मात्रा होगी उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, या कहें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसमें घुलनशील लवण की उपस्थिति होगी। क्लियर। तीसरा आता है धन आयन विनिमय क्षमता। ओके, देखें, अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल केटायंस प्रेजेंट इन यूनिट वेट ऑफ सॉइल। मिट्टी के इकाई भार में जो केटायन उपलब्ध होता है, जो धन आयन की उपलब्धता होती है, उसी की मात्रा को, यानी कि जो विनिमय हो सकता है उसकी मात्रा को हम धन आयन विनिमय क्षमता कहते हैं। देखो, धन आयन विनिमय क्षमता, ऋण आयन विनिमय क्षमता, ये जो चीजें हैं वो डिसाइड करती हैं कि कैसे सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पौधों तक जाएगा, क्योंकि उस जो एक्सचेंजेबल कैपेसिटी है, ठीक, यानी कि जो विनिमय की क्षमता होगी, ठीक है, यदि मिट्टी में उसको देने की या लेने की जो क्षमता होगी, तो वही जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों को मिट्टी से पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचा पाएगा। क्लियर है, तो वही आपका केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। ओके, तो इसमें डिपेंड करता है कि सॉइल में कितना धन आयन विनिमय क्षमता होगा। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस हो रहा है तो इस प्रोसेस में वो कैथोड या एनोड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो ही उसकी धन आयन विनिमय क्षमता या ऋण आयन विनिमय क्षमता कहलाएगी। ठीक है, फिर एक आता है क्षारीय संतृप्ति। क्षारीय संतृप्ति ये टोटल जो केटायन होते हैं उसके प्रोपोर्शन में जो बेसिक केटायन है उसको कहा जाता है क्षारीय संतृप्ति या बेस सैचुरेशन। क्लियर है, द प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक केटायन, ठीक है, जो मूल जो धन आयन है अपॉन टोटल धन आयन एक्सचेंज कैपेसिटी, उसको हम कहेंगे क्षारीय संतृप्ति। तो ये 5 प्रमुख रासायनिक गुण हैं मिट्टी के। क्लियर है। इसके बाद आता है पॉइंट आपका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि जैविक गुण। ओके, जैविक गुण। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में उस इकोसिस्टम को कंप्लीट करने के लिए कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक, जैविक घटक या अजैविक घटक, इन सभी की आवश्यकता होती है। क्लियर, मतलब कहने का क्या कि जैसे पौधे, ठीक, तो वो पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से पोषक तत्व हासिल करेंगे, पौधों का विकास होगा। ठीक है, अब उन पौधों को यदि कोई मान लीजिए कि दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कहें कि जो दूसरे जैविक जो घटक है, सपोज कोई जानवर को उसको खा लेता है। ठीक है, सपोज कि जैसे एक खरगोश है, ठीक है, खरगोश ने कुछ पत्ती खा ली। क्लियर है, अब उसके बाद फिर उस खरगोश को मार करके जो दूसरा जो आपका इकोसिस्टम का एक दूसरा जैविक घटक है, यानी कि सपोज कोई मांसाहारी है, कोई शेर है मान लो, उसने उसको खा दिया। क्लियर है बात। अब मान लो कि वो शेर मर गया तो वो मिट्टी में मिल गया तो उसके द्वारा जो भी उसके जो जीवाश्म होगा, ठीक है, वो मिट्टी में मिलता चला जाएगा, मिट्टी में दब करके, और फिर वो जो मिट्टी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, जो भी जैविक घटक होंगे, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उस जीवाश्म से अलग अलग घटकों को मिट्टी में वापस पहुंचा देंगे। तो ये जो चक्र होता है उसमें एक महत्वपूर्ण घटक आपका होता है बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैविक जो घटक होते हैं वो। ठीक है, तो मिट्टी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पनपने लगती है मिट्टी में। कैसे, तो भाई जैसे कि जो अजैविक घटक हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, ये सब अजैविक घटक हैं। क्लियर है बात। तो इन अजैविक घटकों में मिट्टी में कौन ट्रांसफर करेगा, मिट्टी में वो कौन उसको जो है उसको अलग अलग रूपों में उसमें मिलाएगा। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में मिट्टी में पाया जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो उस नाइट्रोजन से अमोनिया में उसको बदलना, ये काम कौन करेगा, तो ये काम करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल घटक के रूप में उस मिट्टी में मौजूद होते हैं। क्लियर है। तो वो सब जो हैं वो क्या करेंगे, अलग अलग जो अजैविक घटकों की जो प्रॉपर्टीज है उसको एक तरह से कहिए कि मिट्टी को भी एक जैविक रूप में ले आएगा।
क्लियर है बात? ठीक है ना? मतलब एक जीवित प्रणाली के रूप में काम करने लगता है मिट्टी। क्यों? क्योंकि उसी मिट्टी में जो पोषक तत्व है प्लांट को ग्रो करने के लिए उसको पोषक तत्व देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के तहत आएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल की क्लासिफिकेशन, जिसके तहत हम लोग देखेंगे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सॉइल क्लासिफिकेशन क्या क्या है उतना आपको नहीं पूछेगा, क्लियर है, लेकिन एक नजर उसमें देखेंगे। ठीक है, सॉइल के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिक मैटर्स मिट्टी में होते हैं उसके आधार पे हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक मिनरल सॉइल होता है, दूसरा ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, मिनरल सॉइल यानी कि जिसमें खनिज की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो आपका मिनरल सॉइल कहलाएगा। ऑर्गेनिक सॉइल वो है जिसमें आपका क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो 20% से ज्यादा होते हैं, तो वो आपका ऑर्गेनिक सॉइल के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर? मिनरल सॉइल जिसमें क्या रहेगा, कार्बनिक पदार्थ जो है वो 20% से कम रहेगा, तो उसको हम लोग मिनरल सॉइल बोलेंगे। वही 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए तो वो आपका ऑर्गेनिक सॉइल कहलाएगा। क्लियर है? ठीक, एक दूसरा क्लासिफिकेशन है, देखो बहुत ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? ठीक है, एक आएगा जिसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, वो ये क्लासिफिकेशन है जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूछता है। ठीक है, फिलहाल इसको केवल आप टाइप या नाम को बस याद रखें, है ना। तो ये आपका दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका डोकुकेव जेनेटिक सिस्टम। ठीक है, जेनेटिक सिस्टम बोलने से क्या कि विकास का जो क्रम है उसके आधार पे क्या वो पूर्ण विकसित हो चुका है या विकास की प्रणाली में है जो मिट्टी है वो, उसके आधार पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए या क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसमें तीन चीजें हैं, जोनल सॉइल, एजोनल सॉइल और इंट्राजोनल सॉइल्स। ठीक है, जोनल सॉइल्स यानी कि जो वेल डेवलप्ड हैं, पूर्ण विकसित सॉइल्स हैं, ओके, वो उसमें और आगे और कोई विकास की संभावना नहीं है। तो जैसे कि आपका लेटेराइट मिट्टी हो गई या पॉडजोल्स मिट्टी हो गई, ठीक है, जैसे लेटेराइट क्या होता है, वो आपका पूर्ण विकसित है और वो जैसे जो बागानी फसल होते हैं ना उसके लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। क्लियर है? बागानी फसल जहां होते हैं वहां की अगर मिट्टी कौन सी पूछेगा तो लेटेराइट मिट्टी आप ले सकते हो। ठीक है, तो वो जो है आपका क्या है, पूर्ण विकसित रूप में होता है। एजोनल सॉइल्स जो होता है वो एक पुअर डेवलप्ड होते हैं, जिसमें एलुवियल और इवोलियन डिपॉजिट जो होता है वो ज्यादा होता है, मतलब कि जो जलोढ़ जो मिट्टी होती है ना, ठीक है, अवसाद जो होता है वो उसमें ज्यादा होता है, तो वो एजोनल सॉइल्स के अंतर्गत आता है। इंट्राजोनल सॉइल्स जो है वो पूर्ण विकसित तो होते हैं, साथ ही साथ वो जोनल सॉइल से थोड़ा अलग होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो स्पेशल या पर्टिकुलर कोई टोपोग्राफी है, ठीक, लैंड फॉर्म है, वहां पर जो मिट्टी होगी वो आपका इंट्राजोनल सॉइल्स के अंतर्गत आएगा। जैसे कि सलाइन सॉइल, ठीक है, आप समुद्र के तट में चले जाइए, मैंग्रोव फॉरेस्ट में जब जैसे चले जाते हैं तो वहां पर जो सॉइल होती है उसमें सैलिनिटी ज्यादा होता है, तो वो सलाइन सॉइल के अंतर्गत आएगा। तो वो डिपेंड कर रहा है कि वो कहां पर है, वो लैंड फॉर्म पे, वो टोपोग्राफी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? तो वो सब इंट्राजोनल सॉइल्स के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही एल्कली सॉइल्स हो गए जिसमें एल्कलाइन यानी कि आपका क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी, या कैल्सीफॉर्मिक सॉइल्स हो गए, ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, इंट्राजोनल सॉइल्स के अंतर्गत आएगा। ठीक, चलिए अब देखिए एक और क्लासिफिकेशन है मिट्टी का, उसको हमको समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। एक टेबल पूरा आपको अभी दिखाऊंगा, यूएस डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये एक जो संस्था है उसने सॉइल्स का एक अलग क्लासिफिकेशन दिया, जिसके आधार पे उसने 12 ऑर्डर्स बताए हैं। कितने? सॉइल के क्लासिफिकेशन को करते हुए अलग अलग वर्ग के आधार पर उसने 12 ऑर्डर बताए हैं सॉइल क्लासिफिकेशन का।
क्लियर है, जो डिपेंड करता है उसके फिजिकल, केमिकल, उसके बायोलॉजिकल क्वालिटीज पे डिपेंड करता है, उन सभी के आधार पर, ठीक है, मतलब टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, आपका केटायन और एनायन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज हो गई, ये सब फिजिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कि आपके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ये क्लासिफिकेशन दिया किसने, यूएस डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, ठीक है, यूएस आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी यूएसडीए, इसने सॉइल क्लासिफिकेशन दिया। तो ये 12 ऑर्डर्स क्या क्या हैं, ठीक है, और वो किस आधार पर हैं उसको हम लोग एक एक वन लाइन में देखते चलते हैं। क्लियर है, ठीक। तो ये देखिए, ये आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक। इस टेबल में अब देखिए मैं आपको हिंदी में बताते चलूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि पूरा इंग्लिश में यहां पर आ गया है ऐसा करके, ठीक है। देखें 12 जो ऑर्डर्स हैं यूएसडीए सॉइल क्लासिफिकेशन के स्ट्रक्चर के आधार पर, वो है गैलीसॉल, हिस्टोसोल, स्पोडोसोल, एंडीसोल, ऑक्सीसोल, वर्टिसोल, एरिडीसोल, अल्टीसोल, मोलिसोल और आपका एल्फिसोल और इंसेप्टिसोल एंड एंटीसोल, ठीक है। ये आपका 12 ऑर्डर हैं। अब ये क्या क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके आधार पर ये ऑर्डर डिसाइड किया गया है। तो जैसे गैलीसोल, ठीक है, गैलीसोल वो होता है जिसमें क्या होता है, ये 100 मीटर की गहराई के अंतर्गत होगा। मेनली जो टुंड्रा मैदानों में जो मिट्टीज होती हैं वो आपकी टुंड्रा सॉइल्स के अंतर्गत जो आती है वो गैलीसोल ऑर्डर की होती हैं, ठीक। फिर आता है हिस्टोसोल, जिसमें 30% से ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उस ऐसे मिट्टी को हिस्टोसोल ऑर्डर में रखा जाता है। उदाहरण दिया है पीट सॉइल, ओके। फिर आता है स्पोडोसोल, स्पोडोसोल जिसमें क्या होगा कि मिट्टी का जो सब सरफेस लेयर होता है, ठीक है, यानी कि ऊपरी सतह के नीचे की जो सतह होती है वहां पर जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस कहने का मतलब है कि जो सड़े गले जो पत्तियां हैं, वनस्पति हैं, ठीक है, उनकी वो एक फर्टिलाइजर का काम करने लगती हैं, वो ह्यूमस कहलाता है। तो ह्यूमस और जो सेस्क्वी ऑक्साइड जो होता है जिसके कारण लाल से भूरे रंग हो जाती है मिट्टी का कलर, ऐसे प्रेजेंस होने की वजह से उसको हम लोग स्पोडोसोल के ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। पोडजोलिक सॉइल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो लकड़ी की राख होती है उसके कलर में वो होता है, या जो जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो जहां पर पाया जाता है वहां इसको स्पोडोसोल के अंतर्गत रखा जाता है। एंडीसॉल में आपका क्या होता है, वो मिट्टी जो कि ज्वालामुखी से उत्पन्न जो राख है, ठीक, उससे ये बनती है, उसको हम लोग एंडीसॉल में रखते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन जो की पॉइंट्स है ना उसको आप याद रखिए, ठीक है। जैसे एंडीसॉल, तो एंडीसॉल बोलने से तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या, कि वोल्केनिक ऐश मटेरियल से ये बना होता है, ठीक है। बल्क डेंसिटी इसकी बहुत कम होती है, 0.9 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और ये आपका इसमें जो एंडीसॉल है उसमें आपका 60% से ज्यादा ज्वालामुखी की राख होती है, तो इसको वोल्केनिक सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीसोल ये स्ट्रांगली वेदर्ड मिनरल सॉइल्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूती के साथ इसमें क्या हो चुका है, अपक्षय हो चुका है, तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है, ऑक्सीसोल के अंतर्गत आता है। वर्टिसोल, वर्टिसोल वो होते हैं जिसमें क्ले की जो मात्रा होती है वो 30% से ज्यादा होती है, ठीक है। टेक्सचरल कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, बनावट की बात कर रहे हैं, है ना। हमने बात की थी टेक्सचर के बारे में, जिसमें क्या होता है, टेक्सचर मतलब कि आपका जो सैंड है, गाद है और क्ले, ठीक है, सिल्ट एंड क्ले, ये तीनों का कंपोजिशन जो प्रोपोर्शन है उसके आधार पर उस मिट्टी को हम लोग बांटते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, 30% क्ले होगा, वो आपका वर्टिसोल, ओके। ये वर्टिसोल में खासियत होती है कि ऐसी मिट्टी जो है बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है, ठीक है, फिर फैल जाती है इस तरीके से, तो उससे क्या होता है, दरार पड़ जाती है, और जब जैसे ही दरार पड़ेगी तो प्रकाश जो है, हवा जो है वो मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और ऐसे में वो जो मिट्टी है वो क्या होती जाएगी, सूखती जाएगी। तो शुष्क एरिया में जो मिट्टी जो होती है ना, वो सब आपका क्या हो जाता है, वर्टिसोल ऑर्डर के अंतर्गत आता है। क्लियर।
फिर एरिडी सॉइल आता है, सॉइल रिमेन्स ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर। यस, साल भर जो ज्यादा से ज्यादा समय में क्या रहता है, ड्राई रहता है, शुष्क रहता है, वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, एरिडी सॉइल के अंतर्गत आएगा। और ऐसे में इसमें क्या होता है कि जो सरफेस लेयर होता है सॉइल का, जो ऊपरी सतह होती है, उसमें सॉल्ट जो है वो मिक्स हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, सैलिक हो जाती है या कैल्सिस हो जाती है। ओके, यानी कि वो जो अम्लीयता है, जो क्षारीयता है, वो क्या हो जाती है, उसकी बढ़ती जाती है। क्लियर। फिर अल्टीसॉल में आएंगे तो सॉइल्स जिसका बेस जो सेचुरेशन है, जो आधार जो संतृप्ति है वो 35% से भी कम होती है, तो वो अल्टीसॉल के अंतर्गत आता है। मोलिसॉल जो है वो गहरे रंग का होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा क्षारीय जो है वो ज्यादा अधिक आपको मिलेगी, क्षारीय सांद्रता। ओके, और ये स्ट्रक्चर्ड होता है कैसे, सरफेस होरिजोन में, यानी कि क्षैतिज विकास इसमें ज्यादा होता है। ऐसे स्ट्रक्चर वाले जो मिट्टी होती हैं उसको मोलिसॉल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, मोलिसॉल में रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, एल्फीसॉल में आएंगे तो लाइट कलर्ड होता है, ठीक है, बहुत गहरे रंग का नहीं होगा, ठीक है, कलर जो है बहुत डाउन होगा या बहुत कम होगी, ठीक है, और इसमें जो क्ले है वो ज्यादा एनरिच होता है, और ये भी बहुत ज्यादा अपक्षयित होता है, वेदर्ड सॉइल है, ठीक है, जिसमें 35% से ज्यादा क्षारीय सांद्रता होगी, क्षारीय संतृप्ति होगी, जो कि इसको एक लाल कलर में दर्शाती है, या रेड सॉइल जो होता है वो एल्फीसॉल के अंतर्गत आएगा। फिर आता है इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल जो होता है वो बहुत ही कम विकसित मृदा है, ठीक है, जिसमें आपका कैम्बिक यानी कि छिद्र युक्त होंगे या छिद्र युक्त नहीं होगा ये, ठीक है, और क्षैतिज विकास जो है वो इसमें ज्यादा होगा। ओके, सॉइल्स जिसमें क्या होंगी, लो बेस स्टेटस होगा, ठीक है, लो बेस स्टेटस बोले तो क्षार जो है जिसमें कम होगा, क्षारीयता जिसमें कम होगी, वो इंसेप्टिसॉल के अंतर्गत आता है। जैसे जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, एलुवियल सॉइल, उसमें अम्लीयता ज्यादा होती है, क्षारीयता कम होती है, तो जिसमें क्षारीयता कम होगी, लो बेस स्टेटस होगा ना, वो आपका इंसेप्टिसॉल कहलाता है। ठीक, फिर आता है लास्ट आपका एंटीसॉल। एंटीसॉल वो है जो न्यूली डेवलप्ड है, रिसेंटली अभी अभी डेवलप्ड हुआ है मिनरल सॉइल जो है, खनिज, ठीक है, वो खनिज मिट्टी जो है वो एंटीसॉल ऑर्डर की होती है। क्लियर है। तो इस तरीके से अलग अलग उस मिट्टी के टेक्सचर, उस मिट्टी के स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के स्टेटस, ठीक है, बेस सेचुरेशन के स्टेटस, इसके आधार पे 12 अलग अलग ऑर्डर्स यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया, उसको बताया है। ठीक है, तो कितने हैं, तो 12 ऑर्डर है, ऐसा उसको याद रखिएगा। क्लियर। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, यूएसडीए क्लासिफिकेशन के आधार पे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको पूछा जाता है। क्लियर इतनी बातें। ठीक है, चलिए, ऑलरेडी बहुत एक लंबा लेक्चर हो चुका है, तो ये जो लेक्चर हम लोगों ने देखा इसको मैं पार्ट 2 इसके अंतर्गत रखूंगा। ठीक है, ये पार्ट 2 हो जाएगा आपका वन मृदा का। एक पार्ट हम लोग और इसका बनाएंगे इस लेक्चर का वन मृदा के ऊपर, जो कि बेस्ड होगा पूरी तरह से साइकिल के ऊपर। ठीक है, तो साइकिल या जो आपका बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र मृदा में जो होते हैं, वो उसका पूरा एक अलग लेक्चर आपके लिए मैं अवेलेबल करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना जो पॉइंट है वो आप याद रखिए। क्लियर दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। इसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव तैयार करें और नोट्स इसका आप तैयार करते चलिए। क्लियर है इतना। ओके, एक बात आपको बताना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज जो है फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम के लिए वो चल रही है। ठीक है, आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट हो चुके हैं उसको आप नहीं दे सकते, कभी भी आप ज्वाइन करिए। अपना आपका प्रिपरेशन जब हो जाता है आप उसके हिसाब से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे ही आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो बाद में उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, जो जिन्होंने किया है उनके लिए। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है सेल्फ एनालिसिस
के लिए। दूसरा, हमारी द पढ़ंतु क्लासेस की एक ऑनलाइन बैच चालू हो रही है, न्यू कोर्स है सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, मैं आपको बता दूं, आपको जरूर इसको ज्वाइन करना चाहिए। क्लियर है? आप वेबसाइट में जाकर के thepadhantu.com जो वेबसाइट है उसमें जाकर के पूरा डिटेल उसमें देख सकते हो क्या क्या फीचर्स हैं। लगभग सारे फीचर्स आपके लिए अवेलेबल हम लोगों ने कराया है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जो भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जोड़ सके अपने साथ, ताकि उनको घर बैठे ही सारी जो सीजीपीएससी की तैयारी है वो कर सकें। ओके, तो इसको आप डिटेल्स देख लीजिएगा। लास्ट में एक आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है, आप उसको देखें और उसके हिसाब से आगे की रणनीति बनाएं जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो थैंक यू सो मच।